चलिए आज की गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक ऐसे कोने में झांकेंगे जहां अक्सर इतिहासकारों की नज़र भी सरसरी तौर पर ही पड़ती है, सैयद राजवंश। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये राजवंश एक पहेली जैसा है। तुगलकों के शानदार पतन और लोदियों के शक्तिशाली उदय के बीच फंसे हुए सिर्फ 37 साल। ज्यादातर लोग इसे बस एक खाली पन्ना मानकर पलट देते हैं। सही कहा, लेकिन हमारा मकसद आज ये समझना है कि इस खाली दिखने वाले पन्ने में आखिर लिखा क्या है। और कहानी की शुरुआत ही एक अजीब दावे से होती है। इसके संस्थापक खिज्र खां खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे, मतलब एक सैयद। लेकिन कई इतिहासकार इस दावे पर शक करते हैं। पर सबसे अनोखी बात तो इस राजवंश का अंत है। हाँ, कल्पना कीजिए, दिल्ली का सुल्तान, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सिंहासन, और उसका शासक अचानक कहे मुझे यह सब नहीं चाहिए, और गद्दी छोड़कर एक शांत जिंदगी जीने चला जाए। यही तो इस कहानी का सबसे आकर्षक मोड़ है। एक ऐसा अंत जो सल्तनत के उस खूनी इतिहास में कहीं फिट नहीं देखता। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वो शासक अयोग्य था, या उस सल्तनत में ही कुछ ऐसी सड़न पैदा हो गई थी कि सिंहासन पर बैठना कांटों के ताज जैसा हो गया था? बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर सबसे पहले माहौल को समझते हैं। ये सैयद आए कहां से? दिल्ली की सत्ता की चाबी इनके हाथ लगी कैसे? इसके लिए हमें साल 1398 में वापस जाना होगा, जब तैमूर लंग का वो तूफान दिल्ली आया था। उसने दिल्ली को इस कदर लूटा और तबाह किया कि तुगलक वंश, जो पहले से ही कमजोर था, उसकी कमर पूरी तरह टूट गई। मतलब दिल्ली में एक भयानक पावर वैक्यूम पैदा हो गया था। बिल्कुल, सत्ता का एक खालीपन। तैमूर वापस चला गया, लेकिन दिल्ली को संभालने के लिए अपने एक गवर्नर को छोड़ गया, खिज्र खान। अच्छा, तो खिज्र खान तैमूर का आदमी था? ये बात तो मतलब पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, मतलब दिल्ली का शासक तो था, पर रिमोट कंट्रोल कहीं और था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस राजवंश की बुनियाद की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो उन्होंने कब्जा कब किया? खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अच्छा। वो खुद को रैयत आला कहते थे, जिसका मतलब होता है सबसे ऊंचा मुखिया। वो तैमूर और उसके बाद उसके बेटे शाहरुख मिर्जा के नाम का खुतबा पढ़वाते थे। एक मिनट, हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप समझा सकते हैं कि खुतबा क्या होता है और किसी और के नाम पर इसे पढ़वाने का असल में क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। खुतबा जुमे की नमाज के दौरान पढ़ा जाने वाला एक उपदेश होता है, जिसमें शासक का नाम लिया जाता है। ओके। और जिसका नाम खुतबे में लिया जाता है, वही उस इलाके का संप्रभु या असल बादशाह माना जाता है। तो मतलब ये एक तरह का ऐलान था। हाँ, पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करना कि मैं दिल्ली का राजा जरूर हूं, पर मेरा असली मालिक तैमूर है, ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये उनकी राजनीतिक हकीकत थी। और सिक्कों का क्या? उनके सिक्कों पर भी तुगलकों का ही नाम चलता रहा। वो एक ऐसे राजा थे जो राजा होने का ऐलान नहीं कर सकता था। वाह, मतलब सिंहासन तो दिल्ली का था, पर इसकी इज्जत और अधिकार दोनों ही उधार के थे। सही कहा। तो इस नाम मात्र की सल्तनत का दायरा कितना बड़ा था? क्या वो पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे? हिंदुस्तान तो छोड़िए, उनका असली नियंत्रण सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ 100 किलोमीटर के इलाके, जिसे दुआब कहते हैं, वहीं तक सीमित था। मतलब बंगाल, गुजरात, मालवा। ये सब ताकतवर राज्य बन चुके थे और पूरी तरह से आजाद थे। खिज्र खां का पूरा शासनकाल, जो 1414 से 1421 तक था, वो बस दिल्ली के आसपास के जमींदारों से टैक्स वसूलने और उनके विद्रोहों को कुचलने में ही बीत गया। यानी वो सल्तनत की खोई हुई शान लौटाने का सपना भी नहीं देख सकते थे। नहीं, बस जो बचा था उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो शुरुआत ही बहुत कमजोर थी। तो क्या उनके बेटे मुबारक शाह ने इस स्थिति को बदलने की कोई कोशिश की? मुबारक शाह, जो 1421 में गद्दी पर बैठे, वो अपने पिता से एक कदम आगे थे। कैसे? उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की और तैमूर के वंशजों का नाम खुतबे से हटवा दिया। अच्छा, तो ये एक तरह से पूरी आजादी का ऐलान था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए। लेकिन कागज पर आजादी का ऐलान करना एक बात है और उसे जमीन पर हकीकत बनाना दूसरी। मतलब चुनौतियां जस की तस थीं। उससे भी ज्यादा। जौनपुर में शर्की सुल्तान बहुत ताकतवर हो गए थे और वो दिल्ली पर कब्जे का सपना देख रहे थे। मुबारक शाह को लगातार उनसे लड़ना पड़ा।
पंजाब में खोखर जनजाति का विद्रोह एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। वो लगातार साम्राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन उन्होंने कुछ बसाया भी था, है ना? हाँ, इसी बीच उन्होंने एक अच्छा काम किया। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नाम का एक शहर बसाया। अपने नाम पर शहर, ये तो सुल्तानों की परंपरा रही है। लेकिन इस दिखावे की आजादी का अंत कैसे हुआ? तैमूर का डर तो नहीं था, पर क्या कोई और दुश्मन था? उनका दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही दरबार में बैठा था। अरे! मुबारक शाह ने अपने अधिकारियों पर बहुत भरोसा किया, लेकिन वही भरोसा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 1434 में जब वो मुबारकाबाद में बन रही इमारतों का जायजा ले रहे थे, तब क्या हुआ? उनके ही वजीर सरवर उल मुल्क ने कुछ दरबारियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। दरबार में ही साजिश और हत्या, ये तो सल्तनत के अंदरूनी खोखलेपन को दिखाता है। बिल्कुल, ये हत्या सल्तनत के अंदर पनप रही बीमारी का बस एक लक्षण मात्र थी। तो मुबारक शाह के बाद कौन आया? उनके बाद उनके भतीजे मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम के सुल्तान थे। असल ताकत हत्यारे वजीर सरवर उल मुल्क के हाथ में थी। हाँ, और एक बहुत कमजोर कठपुतली। उन्हें तो मजाक में खप भी कहा जाता था। खप? जी, जिसका मतलब होता है एक बेहद कमजोर या निकम्मा शासक। उनके दौर में सल्तनत और भी सिकुड़ गई। मालवा के सुल्तान ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। जौनपुर की सेना तो दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई थी। और पंजाब में? पंजाब में बहलोल लोदी नाम का एक अफगान गवर्नर बहुत ताकतवर हो रहा था और वो सुल्तान के आदेशों को नजरअंदाज कर रहा था। तो यहाँ से लोदी वंश के आने की आहट सुनाई देने लगी थी। पर इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, मुझे प्रशासन के बारे में और जानना है। सल्तनत चलती कैसे थी? देखिए, इक्ता प्रणाली सल्तनत की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। हाँ। इसमें गवर्नरों को तनख्वाह की जगह एक इलाका यानी इक्ता दे दिया जाता था। उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो वहां से टैक्स वसूले, अपना खर्चा निकालें, एक सेना रखें और बाकी पैसा केंद्र को भेजें। लेकिन सैयदों के समय तक ये प्रणाली लगभग ध्वस्त हो चुकी थी। ध्वस्त होने का मतलब? इसका मतलब ये कि गवर्नर अब खुद को उस इलाके का स्वतंत्र राजा समझने लगे थे। वो केंद्र को पैसा भेजना तो दूर, सुल्तान का हुक्म भी नहीं मानते थे। वो अपनी छोटी छोटी सेनाएं बनाकर आपस में ही लड़ते रहते थे। सल्तनत की अपनी कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं बची थी। राजस्व वसूली सिर्फ दिल्ली के आसपास से ही हो पाती थी। और कृषि और व्यापार का क्या हाल था? पूरी तरह से ठप पड़ गए थे, क्योंकि कोई सुरक्षा ही नहीं थी। ये एक प्रशासनिक और आर्थिक पतन का दौर था। ऐसी स्थिति में तो कोई भी शासक बेबस महसूस करेगा, और इसी बेबसी की कहानी का अंत होता है आखिरी शासक आलम शाह के साथ। हाँ, आलम शाह 1445 से 1451 तक। उनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे सुल्तान के रूप में याद रखता है जिससे सल्तनत से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी प्यारी थी। मतलब? वो दिल्ली के षड्यंत्रों और रोज रोज की सिरदर्दी से तंग आ चुके थे। उनका दिल बदायूं में लगा हुआ था, जो एक शांत और आरामदायक जगह थी। ये तो बड़ा ही अजीब है। तो उन्होंने क्या किया? 1448 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या फैसला था वो? उन्होंने दिल्ली का सारा कामकाज अपने सबसे ताकतवर सरदार पंजाब के गवर्नर बहलोल लोधी को सौंप दिया और खुद स्थायी रूप से बदायूं चले गए। क्या मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया? क्या हम उन्हें अयोग्य कह सकते हैं, या वो बस यथार्थवादी थे? ये एक बेहतरीन सवाल है और इतिहासकार इस पर बटे हुए हैं। पारंपरिक रूप से उन्हें अयोग्य और कमजोर कहा जाता है, लेकिन दूसरा नजरिया भी है। हाँ, एक दूसरा नजरिया यह भी है कि वो शायद अपने समय के सबसे समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि सिंहासन पर बैठने का मतलब या तो लगातार जंग लड़ना है या किसी साजिश में मारा जाना। सल्तनत की हालत इतनी खस्ता थी कि उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने ताकत और तनाव के बजाय शांति और लंबी जिंदगी को चुना। और बहलोल लोधी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया होगा। बहलोल लोधी बहुत चालाक था। उसने 3 साल तक इंतजार किया। इंतजार? हाँ, उसने आलम शाह को खत लिखकर पूछा कि क्या वो वापस आना चाहते हैं। जब आलम शाह ने जवाब दिया कि उन्हें दिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो बहलोल को अपने बेटे की तरह मानते हैं, तब जाकर 1451 में बहलोल लोधी ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। और ये सब बिना किसी लड़ाई के, बिना एक बूंद खून बहाए। सत्ता का ऐसा शांतिपूर्ण हस्तांतरण। और आलम शाह का क्या हुआ? वो बदायूं में एक आरामदायक रिटायरमेंट की जिंदगी जीते रहे और 1478 में उनकी मृत्यु हुई। यानी सिंहासन छोड़ने के बाद वो लगभग 30 साल और जिए। वाकई ये एक असाधारण कहानी है। अब जरा इनकी सांस्कृतिक और वास्तुकला की विरासत पर भी नजर डालते हैं। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकती हैं, जब खजाना खाली हो और हर तरफ बगावत हो तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाना मुमकिन नहीं होता। तो मतलब कुछ खास नहीं बनवाया उन्होंने? बहुत कम काम हुआ। जो कुछ बना भी वो बहुत साधारण था।
उसमें तुगलक काल की भव्यता और खिलजी काल की शानो शौकत का कोई नामो निशान नहीं था। कोई एक इमारत जो उनकी निशानी के तौर पर आज भी खड़ी हो? सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में मुबारक शाह का मकबरा। अच्छा। ये एक अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाली इमारत है जिसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। इसमें तुगलक शैली की सादगी तो है, लेकिन कोई नयापन या कलात्मकता नहीं दिखती। तो ये मकबरा आज भी है? हाँ, दिल्ली में है, लेकिन अक्सर पर्यटक इसे अनदेखा कर देते हैं। एक तरह से ये मकबरा खुद इस राजवंश की कहानी कहता है। मौजूद है लेकिन भुला दिया गया है। और साहित्य या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में? फारसी दरबारी भाषा बनी रही, लेकिन इस दौर में कोई बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ या साहित्य नहीं लिखा गया। ये सांस्कृतिक रूप से भी एक ठहराव का दौर था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर ये राजवंश इतना कमजोर, इतना साधारण और लगभग हर मोर्चे पर नाकाम था, तो हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये राजवंश अपनी सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमियों और अपनी भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है। क्या भूमिका? ये तुगलकों के पतन और लोधियों के उदय के बीच एक पुल का काम करता है। ये एक संक्रमणकालीन राजवंश था। अच्छा, मतलब ये सल्तनत के बिखरने की प्रक्रिया को परत दर परत दिखाता है। बिल्कुल।